का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, वोल्ट उसकी एसआई यूनिट होती है इसके बारे में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में मेनली हमारा फोकस ओम्स लॉ पे रहेगा और फिर इसके पहले हम आगे पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट होता क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वो फ्लो ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। जब करंट बह रहा होता है, करंट फ्लो हो रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं। क्या? जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसका मतलब क्या है कि उसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। The electric current is a flow of electric charge in a conductor such as a metal wire। और जो करंट होता है उसका सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। और करंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन में T होता है। और यहाँ पे Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले में भी हमने देखा था। Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। और टी का मतलब क्या है? टाइम। कितना चार्ज मूव कर रहा है अपॉन में टाइम। इस टाइम पे कितना चार्ज मूव कर रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं? करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन में T। Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव और T का मतलब है टाइम। और जो करंट की अब एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। जैसे अपन ने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? वो भी वोल्ट होती है। वैसे ही यहाँ पे करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, वैसे यहाँ पे करंट पे हम किसको डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर को। देखो डिफाइन 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second। देखो जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी वायर से, वायर जो होती है उसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जैसे ये मेरा मार्कर है तो इसके ये सर्कल पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो जो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है, जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो कितने का करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्या मैंने बताया कि जब कोई भी 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर से फ्लो होता है और कितने टाइम के लिए फ्लो होता है? 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है। तो ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो इस करंट को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर होता है। और फिर ये 1 मिली एम्पियर को कितना, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर रहते हैं? 1 अपॉन में 1000। मतलब कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर होता है। क्या मैंने बताया कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। कभी आपको मिली एम्पियर में देगा, कभी आपको माइक्रो एम्पियर में देगा, तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वैसे ही एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं एमीटर, उससे हम करंट मेजर करते हैं। करंट किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं? एमीटर से। और पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते थे? वोल्ट मीटर से। तो देखो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो? एमीटर से। ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी चीज बताई थी कि जो वोल्ट मीटर होता था वो हमेशा पैरेलल में अपन लगाते थे। ठीक है, वो पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट उस वीडियो में मैंने क्लियर नहीं किया था। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो एमीटर होता है ना उसे अपन सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को अपन किस में लगाते थे? पैरेलल में लगाते थे। लेकिन एमीटर को अपन किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the circuit in which the current is to be measured। जैसे
देखो ये एक वायर है और इस पे अपन को करंट मेजर करना है, तो एमीटर अपन ने उसके साथ में लगाया, मतलब कि सीरीज में लगाया है। और यहीं अपन को इस वायर के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। ये ऐसे पैरेलल में वोल्ट मीटर ऐसे ऊपर करके लगाते हैं, और एमीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है। An emitter should have a very low resistance so that it may not change the value of the current flowing in the circuit। जो एमीटर होता है उसका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। उसका लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जो होती है बार बार चेंज ना करे, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता था उसका क्या, हाई रेजिस्टेंस होता था। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता था, क्योंकि वो सर्किट से कोई भी करंट ना ले। क्या मैंने बताया कि जो वोल्ट मीटर होता था उसका हाई रेजिस्टेंस होता था, क्यों, क्योंकि वो सर्किट से करंट ना ले। और जो एमीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, ताकि वो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज ना करे, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। मैंने अभी जस्ट आपको पूरे डिफरेंस बताए हैं। वोल्ट मीटर में क्या होता था, हाई रेजिस्टेंस होता था। एमीटर में क्या होता था, लो रेजिस्टेंस होता था। वोल्ट मीटर जो होता था वो किस में लगता था, पैरेलल में लगता था, और जो एमीटर होता था वो सीरीज में लगता था। और वोल्ट मीटर का यूज अपन किस लिए करते थे, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। ये आप डिफरेंस नोट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कितना करंट है, 0.25 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए। फिर हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q की वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। और अपन को यहाँ पे गिवन क्या है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है। तो अपन ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। यहाँ पे I क्या है, करंट है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, और T क्या है, टाइम। बट यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो कि जो अपन को टाइम गिवन है वो 20 मिनट्स में गिवन है, तो यहाँ पे अपन टाइम किस में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो पहले अपन टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। 20 मिनट अपन को गिवन है, 20 मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1200 सेकेंड, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अपन डायरेक्ट वैल्यू को रख देंगे और आंसर आ जाएगा। क्या क्या गिवन है, 0.25 अपन को गिवन है करंट, फिर Q की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और T आ गया अपना 1200। ये क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू Q। तो ये कितना आ जाएगा, 300 कूलम आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 300 कूलम। कितना, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव कितना है, 300 कूलम। समझ में आया ये क्वेश्चन। बस यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी थी कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके फिर बाकी फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर देना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट अपन कह रहे हैं, जब से करंट पढ़े चल रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है ये हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो यहाँ पे मैंने एक बैटरी बनाई है, जहाँ पे बड़ी लाइन रहती है वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहता है, ठीक है। जहाँ पे छोटी लाइन रहती है हमेशा नेगेटिव साइन रहता है। तो जब भी अपन कोई भी एक डायग्राम बनाएंगे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें करंट का डायरेक्शन अपन कहाँ से दिखाएंगे, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साइड पे एंटर करता है। क्या मैंने बताया, करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से निकलेगा और नेगेटिव साइड पे वापस आएगा, ठीक है। तो आप अगर इस एरो को ऐसे लगा दोगे, ये उल्टा लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप कैसे एरो लगाओगे, ऐसे पॉजिटिव साइड से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जो फिजिक्स में अपन मान रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो निकलता है, वो रियल में ऐसा नहीं होता, वो रियल में नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है। क्यों, क्योंकि देखो जब अपन कह रहे हैं कि जो करंट है वो फ्लो होता है, और करंट का फ्लो होता है मतलब कि उसमें चार्ज फ्लो होते हैं, और वो चार्ज क्या रहते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे एक अपन बना लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है पूरे में, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दी अपन ने। ये इस साइड पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साइड पे आना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो ऐसे होने लग जाएगा, है ना, कि ये माइनस से निकलेगा और प्लस से एंटर करेगा, ये प्लस पे एंटर कर रहा है और ये माइनस से निकल रहा है। लेकिन फिजिक्स में अपन इसको ऐसा नहीं मानते हैं, अपन क्या शो करेंगे कि पॉजिटिव साइड से करंट निकलता है और निगेटिव साइड पे एंटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी along which a electric current flow is called electric circuit। देखो, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे कि एक ये कोई वायर है, यहाँ पे अपन एमीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर तो वैसे सीरीज में नहीं लगता, पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर नहीं। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे कोई बैटरी भी लगी है, बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि ये एक सर्किट है। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, वायर हो सकती है, इस पे अपन बल्ब भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अपन चाहें तो बल्ब लगा सकते हैं, ये ऐसा करके बल्ब बना दोगे, ठीक है, तो बल्ब लगा सकते हो लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच, स्विच हो गया, यहाँ पे ऐसे आप स्विच बना लो इसे, ये ऐसे करके ये स्विच रहता है, ये अभी ओपन स्विच है और जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। आता है ना अपन को कि जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, इससे टच हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और अ सेल along which an electric current flows in a circuit। ये समझ में आ गया। ये जो ये डायग्राम बना है इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वायर होती है, बैटरी होते हैं, सेल्स होते हैं, बल्ब होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, एमीटर लगा होता है, बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो सारे लगे रहते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। समझ में आ गई ये चीज। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अपन अलग अलग चीजें बनाते हैं उनका जो एग्जैक्ट सिंबल होता है वो क्या होता है। देखो, सेल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, और जो बैटरी होती है वो सेल का कलेक्शन होती है। बैटरी क्या होती है, बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल। तो बैटरी में 2 और 3 सेल लग जाते हैं इकट्ठा, 2 और 3 सेल इकट्ठे लग जाते हैं तो उसे अपन बैटरी कहने लगते हैं। जब ओपन की रहती है, मतलब कि कोई भी सर्किट से जब करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, उसकी जो की होगी वो खुली होगी, तो उसकी की को अपन ये दोनों सिंबल से किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्लोज की का सिंबल ये दोनों होते हैं। क्लोज की मतलब कि जब सर्किट में जो की है, जो बटन है वो बंद है, मतलब कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे अपन ये दोनों सिंबल से किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एमीटर किस लिए यूज होता था, करंट मेजर करने के लिए, और एमीटर लगता किस में था, सीरीज में लगता था। एमीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, जिस साइड से पॉजिटिव करंट एंटर कर रहा होगा उस साइड पॉजिटिव बनाना और नेक्स्ट साइड पे नेगेटिव बनाना। फिर वोल्टमीटर क्या होता था, वोल्टमीटर किसके लिए यूज होता था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और वोल्टमीटर किस में लगाते थे अपन, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते थे। वोल्टमीटर में भी सेम वही प्रॉब्लम, जिस साइड से पॉजिटिव करंट आ रहा होगा उस साइड पॉजिटिव लिखना और अदर साइड पे नेगेटिव लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको नहीं बताया, मैं गैल्वेनोमीटर आपको बता देती हूँ। गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करने के लिए होता है कि किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है। देखो, एमीटर क्या मेजर करता है कि कितना करंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है। समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर क्या है। एमीटर क्या था, वो कितना करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट से ये बताता है। वोल्टमीटर क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि उस सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है, बल्ब जो अपन ये घर में जलता है ना, तो उसी सर्किट में जो अपन लगाते हैं तो उसे ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये दो सिंबल होते हैं, इसे आप अभी देख लो, कॉपी पे बना लो। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको अपन रियोस्ट भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रियोस्ट।
और वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्ट का क्या काम रहता है, किसी भी सर्किट में, जैसे अपन सर्किट कोई डायग्राम बनाते हैं तो किसी भी सर्किट में करंट को चेंज करना, करंट को चेंज करना मतलब कि करंट बढ़ाना घटाना बिना बैटरी को चेंज किए। जैसे अपन कहेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी लगी है और इसी को अगर अपन ऐसे कंप्लीट कर लेते, ऐसे करके यहाँ पे कोई बल्ब लगा होता है ऐसा करके, और यहाँ पे बैटरी लगी है और यहाँ पे करंट कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कोई फ्लो हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इस सर्किट में हमें क्या करना है, करंट चेंज करना है। करंट चेंज करने के लिए करंट मान लेते हैं अपन को बढ़ाना है, तो अगर अपन को करंट बढ़ाना है तो अपन को यहाँ पे बैटरी और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन रियोस्ट की मदद से, वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से अपन बिना बैटरी को चेंज किए करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। रियोस्ट का यही काम होता है, ठीक है, बिना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से, रियोस्ट की मदद से हम इसमें करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। फिर a rheostat is used to change the current, a rheostat is used to change the current in a circuit without changing the voltage source like cell or battery। मैंने यही चीज बताया कि रियोस्टेट किस लिए यूज होता है, करंट को चेंज करने के लिए, और बिना किसके चेंज किए, बिना बैटरी और सेल को चेंज किए। फिर से बता रही हूँ, रियोस्टेट किस लिए यूज होता है, वो करंट को चेंज करने के लिए, चाहे तो इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए। वोल्टेज सोर्स को चेंज करना मतलब बिना सेल और बैटरी को चेंज किए। समझ में आ गया इतना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। सब लोग ओम्स लॉ ध्यान से पढ़ना। ओम्स लॉ की डेफिनेशन वगैरह, इसके जो फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में पूछता है, कभी कभार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जब आप ओम्स लॉ को समझ कर रखोगे तब आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझ में आएगा। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सो प्लीज ओम्स लॉ के डिफाइन याद कर लेना है, हमें उसका फॉर्मूला याद कर लेना है और ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करूं। देखो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, जैसे अपन के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हाँ उसी तरह से ओम्स लॉ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। क्या मैंने बताया, ओम्स लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो ओम्स लॉ से हमें पता चलता है। अब ये तो ऐसे मैंने बताया कि क्या क्या उस कौन सी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है ओम्स लॉ, बट जो एग्जैक्ट डिफाइन होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ओम्स लॉ की, वो आप ये वाली लिखोगे एग्जाम में, ठीक है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। देखो मैं फिर से पढ़ के बता रही हूँ, according to Ohm's law at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। देखो, जो करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब आप लोग को, काफी लोगों को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको एकदम क्लियर करके बता देती हूँ जिससे आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सब चीजें समझने में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि 5 इज इक्वल टू होता है 4, अपन ऐसे मान लेते, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, इस 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। यहाँ पे 5 लिखा है और मैं ऐसे 1/4 कर दूं, तो मैं कहूंगी 5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4। यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट, करंट का मतलब, करंट को अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, आई से। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता था, उसका सिंबल होता था V, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये।
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग में लिखा था है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रहेगा। अब देखो, जब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। क्या मैंने बोला कि जब I मतलब कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, तो हम ये भी चीज कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के। कि समझ में आ रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, भी हम ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे V का मतलब क्या है, V का मतलब जल्दी से बताओ, V को यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है, I इज करंट। और यहाँ पे R यहाँ पे लिखा है मैंने, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, बस ये जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इसको आप बहुत अच्छे से, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस फॉर्मूले में। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I इंटू में R, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब मैंने कहा कि V इज इक्वल टू I इंटू में R है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि ये V को नहीं रहने और I को इसके नीचे ले जाए। ठीक है, I को इसके नीचे ले जाए तो ये R का फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट which is equal to the potential difference across its end to the current flowing in the circuit। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। ये फॉर्मूला तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो इस तरीके से, V यहाँ पे I को इसके नीचे ले जाओगे तो R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल आएगा। फिर देखो, अगर हमें करंट के लिए फॉर्मूला पूछना है, ठीक है, करंट के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है, जैसे अपन को क्या कर देगा, कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है एग्जाम में और उसमें अपन को पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, रेजिस्टेंस बता देगा और अपन से पूछेगा कि इसमें करंट कितना है, तो अपन ये करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। बट आप अगर एक फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो आपके पूरे जो भी चीजें 3 चीज में पूछेगा वो अपन से बन जाएगा। देखो, आप करंट के लिए फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू I इंटू में R अपन को गिवन है। अब I के लिए फॉर्मूला निकाला है तो V अपॉन में R को इसके नीचे भेज दो और ये इक्वल टू I कर दो। सो करंट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V अपॉन में R, V अपॉन में R। समझ में आ गया, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है ये चीज, जो ओम्स लॉ का इतना सारी पार्ट है, इतना सा, I is inversely proportional to V and V is inversely proportional to I। फिर आप डायरेक्ट लिखोगे V is equals to I into में R, जहाँ पे आप बता दोगे R is a constant known as resistance। ठीक है, ये फॉर्मूला बस मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे प्लीज याद कर लो, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और प्लस अगर ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टूडेंट को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता और उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसीलिए फॉर्मूले को आप याद कर लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I R, और इसी फॉर्मूले से आप दोनों फॉर्मूले फिर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। क्या लिखोगे आप, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये पहले अपन ने अभी ओम्स लॉ में जस्ट देखा है, और यहाँ पे आप कह सकते हो, कॉमा लगाओ, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और वही जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है,
we can say that the current is directly proportional to the potential difference and current is inversely proportional to the resistance. समझ में आ गया? जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और वही जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आल्सो गेट डबल्ड। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये भी चीज क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आती है। देखो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, 10 को डबल कर दें मतलब कि 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी करंट रहेगा वो भी डबल हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे, दुगना कर दोगे, तो जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट इज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। फिर आप देखो कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा उस कंडक्टर से वो भी आधा हो जाएगा। मैंने क्या बताया? अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो जो करंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दो चीज मैंने यहाँ पे बताई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल करोगे तो जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करोगे, आधा करोगे, तो जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे फिर लिखी हुई है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड देन द करंट ऑल्सो गेट हाफ्ड। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल हो रहा है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहे हैं तो करंट भी हाफ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया एक बार, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। थोड़ा सा अगर मैं गलत बोल गई हूँ तो आप इसे करेक्ट करना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आपके? क्लियर है? मैंने क्या बताया कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बताओ जल्दी से। V का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। तो वही चीज लिखी हुई है, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब आपको ये तो समझ में आ गया है ना कि जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट हाफ्ड। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो हमारा करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। क्या बता रही हूँ कि जो अपन रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो अपना करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस के, तो क्या होता था कि अगर अपन V को डबल करते थे तो I भी डबल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर अपन रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। सेम इसी तरह से इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ द करंट गेट डबल। और अगर अपन रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो जो हमारा करंट होगा वो डबल हो जाएगा। समझ में आ गई ये बातें? क्या बताया मैंने? स्टार्टिंग से आपको रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्या होगा जब अपन वो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन अपन अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो जो करंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस के। तो अगर अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो उसका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और फिर अगर अपन रेजिस्टेंस को यहाँ पे हाफ करते हैं तो जो उसका करंट होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आ गया? पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए, कब किसको हाफ करते हैं, कब क्या ज्यादा होता है। अच्छे से ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, अब अपन इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो अपन बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस होता है वो एक कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस
क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो वायर पे करंट फ्लो हो रहा होता है उसको अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्या करता है? करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया कि R इज इक्वल टू V अपॉन में I। यहाँ पे V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है? करंट। ठीक है, फिर देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड होता है? सबसे पहले क्या होता है? लेंथ आती है, लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। सेकंड, थिकनेस, वो कितना मोटा है, वो वायर जो है वो कितना मोटा है, कितना पतला है, इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। फिर आता है नेचर ऑफ मटेरियल, वो जो वायर है वो किस चीज का बना है। जैसे कई वायर किसके बने रहते हैं? सिल्वर के हो गया, कॉपर का हो गया। तो जो वायर होता है वो किस मटेरियल से बना है उस चीज पे भी क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर आता है टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, इस चीज पे भी जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड अ शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द करंट, करंट को अपोज करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, मतलब कि जो लंबी वायर रहेगी उसका ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो लंबी वायर रहेगी उसमें करंट का फ्लो ज्यादा अपोज होगा। कि अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। लंबी वायर में रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को ज्यादा अपोज करेगा। ठीक है, और जो छोटी वायर रहेगी उसमें कम अपोज करेगा रेजिस्टेंस, किसको? करंट को। समझ में आ गया? फिर है अ थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड अ थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। जो पतली वायर होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि पतली वायर में रेजिस्टेंस करंट को ज्यादा अपोज करता है एज कंपेयर टू थिक वायर। थिक वायर मतलब कि मोटी वायर, मोटी वायर में जो रेजिस्टेंस रहता है वो करंट को कम अपोज करता है, और पतली वायर में जो रेजिस्टेंस रहता है वो करंट को ज्यादा अपोज करता है। फिर लिखा हुआ है राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ वायर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता जाता है। रेजिस्टेंस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई कि जब लंबा वायर रहेगा तो उसमें हाई रेजिस्टेंस रहेगा, और जो छोटा वायर रहेगा उसमें क्या? लेस रेजिस्टेंस रहेगा। फिर जो पतला वायर रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और जो मोटा वायर रहेगा उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हर एक चीज की एसआई यूनिट होती है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। वैसे रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इस ओम का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। ऐसा साइन अपन बनाते हैं। ठीक है, ये ओमेगा, इसको अपन ओमेगा पढ़ते हैं, और जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, फिर देखो अपन ने अभी जैसे देखा कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V अपॉन में I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। अब देखो, जो मैंने रेजिस्टेंस बताया उसकी एसआई यूनिट मैंने क्या बताई? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है 1 ओम। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और फिर करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? 1 एम्पियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। क्या बोल रही हूँ? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। उसका सिंबल जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ओमेगा। फिर देखो, अब नेक्स्ट आता है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम की डिफाइन क्या होती है? 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied across its end, a current of 1 ampere flows through it. 1 ampere क्या आप डिफाइन कैसे लिखोगे? 1 ampere is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied across its end, then a current of 1 ampere flows through it.
क्लियर होगी 1 ओम की डिफाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होता है किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं बताती हूँ, देखो a straight line graph can be obtained when the two quantities are directly proportional to each other। अपन को स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब मिलता है, जब दो क्वांटिटी क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो हमें तो ये चीज पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस and current is a straight line because a straight line graph can be obtained when the two quantities are directly proportional to each other। अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ के बेस्ड पे। ओम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। क्या क्या गिवन है, अपन को सबसे पहले करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है 2 एम्पियर, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 0.1 वोल्ट। आप लिख लो यहाँ पर पहले आई किसके लिए अपन यूज करते हैं, करंट के लिए, तो कितना गिवन है 2 एम्पियर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है अपन को 0.1 वोल्ट, और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वो V की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है 0.1, और फिर यहाँ पे I करंट की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे आप करोगे, जब यहाँ पे डेसिमल आप रिमूव कर लोगे तो ये 1 नीचे हो जाएगा 1 अपॉन में 20, है ना। यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 20 को आप क्या लिख सकते हो 0.05। और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है, और उसको किस सिंबल से लिखते हैं, ओमेगा से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.05 ओमेगा, या फिर ओम बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, अ इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे ये क्यों बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, यहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर का वो नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस वो वायर पे डिपेंड करता है। अगर लंबी वायर होगी तो उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जो छोटी वायर होगी उसका कम रेजिस्टेंस होगा, और वो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था, है ना। अपन ने पढ़ा था ना कि इसको डबल करेंगे तो वो डबल होगा, ऐसा पूरा पढ़ा था अपन ने, है ना। तो वही केस में अगर डबल वगैरह अपन यहाँ पे ना वो कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करें, इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब वो बड़ी वायर से छोटी वायर से उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब क्या अपन को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, सॉरी करंट कैलकुलेट करना। रेजिस्टेंस अपन को गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 24 वोल्ट। फिर उसके बाद अपन को रेजिस्टेंस गिवन है कितना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 60 ओम ओमेगा। ठीक है, फिर अपन को कैलकुलेट क्या करना है, करंट। करंट को अपन किससे लिखते हैं, I से, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब देखो जो ओम्स लॉ के फॉर्मूला में क्या पता चला था, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, करंट। तो अपन करंट के टर्म्स में इसको क्या लिख लेंगे, करंट यहाँ पे V ही कर लेते हैं डायरेक्ट, V यहाँ रहा और ये R इसके नीचे आ गया और इक्वल टू I। फिर V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितनी गिवन है 24, R की वैल्यू कितनी गिवन है 60 इक्वल टू I। अब यहाँ पे कैंसिल करो, 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 8 जा 24, 3 का इंटू 20 से करोगे तो 60 आ जाएगा, ये कट गया। फिर 2 से कर रहे हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो फिर इसको फिर से करो, ये 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 2/5, तो इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 0.4। और अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे, करंट कैलकुलेट कर रहे थे। I = 0.4 एम्पियर, ठीक है, I = 0.4 एम्पियर। और ध्यान देना कि कोई भी जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो तो उसकी SI यूनिट लास्ट में जरूर लिखना, वरना मार्क्स कट हो जाते हैं। हाफ मार्क्स SI यूनिट आप नहीं लिखोगे तो कट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, अपन को V गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, कैलकुलेट करना था अपन को क्या, करंट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 0.4 एम्पियर करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, a electric iron draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? देखो इसमें क्या कह रहा है कि 3.4 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अपना 220 वोल्ट। और अपन को कैलकुलेट इसमें क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है जब अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहे 110 वोल्ट। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, इसमें अपन से क्या कह रहा है कि करंट कितना है 3.4 एम्पियर जब अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। और अपन को कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 110 वोल्ट। तो इसमें ध्यान दोगे ये दोनों केसेस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले वाले केस में अपन को I भी पता है और V भी पता है, तो इससे अपन पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले केस में फर्स्ट केस अपन को रेजिस्टेंस पता चल जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो अपन फिर करंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैं सॉल्व करके पूरा अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे करंट अपन को I कितना गिवन है 3.4 एम्पियर, फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कितना गिवन है 220 वोल्ट। और अपन को फॉर्मूला क्या पता है, V = I × R। रेजिस्टेंस अपन को इस केस में कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा V/I = R। अब R कैसे कैलकुलेट करोगे, V की वैल्यू पुट करो 220 I कितना गिवन है 3.4 = R। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर एक और 0 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करो, इससे 2 से अपन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 17 से 1100 को डिवाइड करोगे जब तो कितना आ जाएगा 64.7 आ जाएगा। ये आप डिवाइड करके देख लेना 64.7 आंसर आएगा, ठीक है R। और जब अपन रेजिस्टेंस को आंसर में लिखते हैं तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओमेगा है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे 64.7 ओम = R। अब यहाँ से अपन को R पता चल गया। नेक्स्ट केस में अपन को क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है ना। तो वहां पे अपन को क्या क्या गिवन है, V गिवन है कितना 110 वोल्ट गिवन है और फिर रेजिस्टेंस अपन को यहाँ से पता चल गया, रेजिस्टेंस कितना है 64.7 ओम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट I। तो अपन को फॉर्मूला पता है V = I × R। मैंने क्या कहा कि ये एक फॉर्मूला याद कर लोगे, बाकी सब चीजें वैसे ही आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे अपन को I निकालना है, V/R = I। V कितना गिवन है 110 और फिर रेजिस्टेंस कितना है 64.7 = I। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो पता है आपका आंसर कितना आएगा 1.7 और करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1.7 एम्पियर = I। करंट कितना आ गया 1.7 एम्पियर। इस क्वेश्चन में क्या करना था अपन को, सबसे पहले करंट गिवन था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, वो दोनों को यूज करके अपन क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्योंकि जो रेजिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फर्स्ट केस के लिए भी रेजिस्टेंस वही होगा और सेकंड केस के लिए भी रेजिस्टेंस वही होगा। फिर अपन को क्या गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ से फर्स्ट केस से कैलकुलेट कर दिया, फिर वही फॉर्मूले पे डायरेक्ट किया कि V = IR और कैलकुलेट कर देंगे तो 1.7 एम्पियर = करंट कितना आ जाएगा 1.7 एम्पियर। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा होगा। मैंने हर एक टॉपिक को आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया ताम्रकार एंड डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।